अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने जो 4 वीडियो थे पूर्व के, उसके अंतर्गत हमने अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय जो थी उनके बारे में अध्ययन किया था। अब हम उसके प्रशासनिक और आर्थिक सुधार जो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम उसके राजत्व के सिद्धांत जो उसके बारे में अध्ययन करते कि अपनी स्थिति जो उसको मजबूत बनाने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के राजत्व के सिद्धांत जो उसका अनुसरण करने का निश्चय किया। इस बारे में काजी मुगुसुद्दीन से परामर्श किया और बर्नी ने इन दोनों के वार्तालाप जो उसका वर्णन किया, और इससे तथा अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अन्य कथन जो उनके बारे में भी कहा जाता है कि कुछ जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि दैवीय सिद्धांत में विश्वास, कि बलबन की भांति वह भी सुल्तान को इस पृथ्वी पर देवता का अंश मानता था। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के समान ही वह ये मानता था कि सम्राट की इच्छा कानून है। उसका विश्वास था कि खुदा ने सुल्तान को अन्य मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान बनाया है, अतः सबको उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। शासन की नीति निर्धारण करने में वह किसी व्यक्ति अथवा दल से प्रभावित नहीं होता था। वह चाहता था कि सभी व्यक्ति नौकरों के समान उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वह किसी भी व्यक्ति की सरकारी पद पर नियुक्ति कर सकता था अथवा उसे हटा सकता था। उसका विश्वास था कि राजत्व बंधुत्व से अपरिचित होता है। इस प्रकार वह मानता था कि सुल्तान का कोई भी संबंधी नहीं होता है। दूसरी बात आती उसका अमीरों के साथ में क्या व्यवहार था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से ही वह राजनीति पर 2 प्रमुख तत्व अमीर और उलेमाओं का प्रभाव बना रहता था। अलाउद्दीन नहीं चाहता था कि अमीरों का एक वर्ग एक शक्तिशाली समूह के रूप में उभरे तथा उसकी नीतियों को प्रभावित करे। वह चाहता था कि प्रजा के अन्य व्यक्तियों के समान अमीर भी उसकी आज्ञाओं का पालन करे। उसके कठोर व्यवहार से अमीर इतने आतंकित थे कि वे उसे सलाह देने का साहस नहीं करते थे। केवल दिल्ली का कोतवाल अला उल मुल्क ही ऐसा अमीर था जो सुल्तान से इस विषय पर बातचीत कर सकता था, लेकिन सुल्तान ने उसे भी स्पष्ट शब्दों में अपने विचारों के बारे में बता दिया। वास्तव में वह अमीरों के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। इसके अलावा उलेमाओं के हस्तक्षेप के विरुद्ध, कि राजनीति में उलेमाओं की सलाह मानने के संबंध में अलाउद्दीन की बातचीत काजी मुगुसुद्दीन से हुई और सुल्तान ने उससे कहा कि उलेमाओं से कहीं अधिक अच्छी तरह वह ये समझता है कि राज्य के लिए क्या हितकर है या नहीं। उसने कहा कि यह नहीं जानता कि शरीयत के अंतर्गत क्या सही है क्या नहीं, किंतु वह जो राज्य के लिए अच्छा समझता है वही करता है, और अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। के.एस. लाल के अनुसार अलाउद्दीन का यह कहना था या विश्वास था कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं होता, और उसने धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग कर दिया। और इस प्रकार से यानी कि जो धर्म में यानी राजनीति जो है उसमें धार्मिक लोग जो है अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, उनका प्रभाव कम हो गया। इसके अलावा खलीफा से मान्यता नहीं लेना, कि जैसे पहले हमने देखा कि बहुत से शासक जो थे उनको खलीफा जो उससे मान्यता प्राप्त करनी होती थी, लेकिन उसने यामिन उल खलीफा नासिर अमीर उल मोरिन की उपाधि धारण की, और जिसका अर्थ था कि वह खलीफा का एक नायब है, और ऐसा करने में उसका उद्देश्य यह बताना था कि वह परंपरागत रूप से खलीफा को अपने राजनीतिक स्वामी मानता है। इसके अलावा उसकी हिंदुओं के प्रति नीति क्या थी कि हिंदुओं का दमन करना उसकी नीति का एक अभिन्न अंग माना जाता है, और काजी ने उसे बताया कि इस्लाम के नियम के अनुसार एक हिंदू खिराज गुजार अर्थात करदाता तथा उन्हें निर्विरोध वह आदर सहित करों का भुगतान करना चाहिए। यदि पदाधिकारी उनके मुंह में निकृष्ट पदार्थ डालें यानी कि उनके मुंह में थूके तो भी कहा जाता है कि उन्हें अपना मुंह खोल देना चाहिए, और काजी की इस विचार से अलाउद्दीन सहमत था। उसने हिंदू प्रजा के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की नीति जो उसको अपनाया था, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी एक स्वच्छाचारी और निरंकुश शासक था। उसने अपनी विशाल सेना की सहायता से राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। यद्यपि उसने कुछ मंत्री नियुक्त किए थे, किंतु लुई 14वें तथा फेडरिक महान के समान वह स्वयं अपना प्रधानमंत्री था, और उसके मंत्री उसकी आज्ञाएं जो उनका मात्र पालन करते थे। कोई भी उसको सलाह देने की कभी सलाह देने की बारे में नहीं सोच पाता था। इसके अलावा अगली बात आती अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार क्या थे, जिसमें सबसे पहली बात है केंद्रीय शासन। उसने केंद्रीय शासन को किस प्रकार से सुधारा था कि अलाउद्दीन केंद्रीय सरकार में सत्ता का स्रोत था। उसके पास शासन संबंधी व न्याय संबंधी सभी प्रकार की शक्तियां थी। वह राज्य का सर्वोच्च सेनापति भी था, और राज कार्य में सुल्तान की सहायता के लिए कुछ मंत्री भी थे, किंतु वह उनकी आज्ञा मानने को बाध्य नहीं था। उसके प्रमुख मंत्री व विभाग इस प्रकार के थे। दीवानी वजारत, वह प्रधानमंत्री का पद था। वह वित्त विभाग का मुखिया भी था, और उसका मुख्य कार्य राजस्व वसूल करना और इकट्ठा करना था।
दूसरा दीवाने आर्ज, यह सेना और युद्ध का विभाग होता था और इसका अध्यक्ष आरजे ममालिक था। तीसरा दीवाने रसातल, ये विदेश और कूटनीति के मामलों का विभाग था। चौथा दीवाने इंशा, सुल्तान और प्रशासन के समस्त पत्र व्यवहार के लिए इसको अधीन एक विभाग हुआ करता था। अगली बात आती है कि प्रांतीय शासन, कि शासन प्रबंध की कुशलता के लिए सुल्तान ने अपने राज्य को भागों तथा उपभाग जो उसमें डिवाइड कर रखा था, जैसे कि अभी अपने प्रांत है, फिर बाद में राज्य है, फिर बाद में जिले हैं, जिले हैं, प्रांत है, और उसके अधीन अपने तहसील है। तो इस प्रकार से वो भी बांट रखा था। राज्य में सबसे बड़ी इकाई प्रांत अथवा सूबा हुआ करती थी और अलाउद्दीन के राज्य के कुछ 11 सूबे थे। प्रत्येक प्रांत का मुखिया सूबेदार हुआ करता था। वह प्राप्त यानी कि जो प्रांत होता था उसमें शांति बनाए रखने और सेना रखता था और युद्ध के समय में सुल्तान की सेना से मदद भी किया करता था। इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था, कि अलाउद्दीन गुप्तचर संगठन को बहुत ज्यादा महत्व देता था। उसने संपूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया था। वे गुप्तचर दूर से स्थानों से समाचार सुल्तान के पास में रोज पहुंचाते थे। अलाउद्दीन की उत्तम गुप्तचर व्यवस्था के कारण सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र और विद्रोह का आयोजन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। अगली बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की न्याय व्यवस्था, कि अलाउद्दीन न्याय कठोर से कठोर था। वह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था और स्वयं ही मुकदमों का निर्णय किया करता था। सुल्तान के बाद न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात था, जिसके अधीन बहुत से निम्न स्तर के काजी काम करते थे और उनके नीचे मुफ्ती काम किया करते थे। प्रांतों में सूबेदार काजी निम्न प्रकार के दूसरे अधिकारी न्याय करते थे। न्याय विधि सरल थी, मुकदमों के फैसले जल्दी से जल्दी कर दिए जाते थे। दंड बड़े कठोर थे। कोई व्यक्ति धनवान या उच्च वर्ग से संबंधित होने के कारण दंड की पीड़ा से नहीं बच सकता था। कोड़े मारना, कुओं में फेंक देना, कैद करना, सिर काट देना और अंग विच्छेद, पत्थर मारकर जान निकाल देना, इस प्रकार के कठोर दंड अपराधियों को दिए जाते थे। इस प्रकार की कठोर दंड व्यवस्था की परिणाम से चोरों, लुटेरों और अन्य अपराधियों का आतंक जो है बिल्कुल समाप्त सा हो गया था। अगली बात आती उसका सैनिक सुधार, कि अलाउद्दीन खिलजी जो उसने बहुत सारे सैनिक सुधार किए। उसने राजधानी में एक तो स्थायी सेना रखी, दूसरा उसने एक विशाल और अनुशासित सेना का गठन किया जिसमें पैदल सैनिक तथा घुड़सवार और हाथी शामिल थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। पैदल सैनिकों की संख्या इससे भी अधिक बताई जाती है। सैनिकों की योग्यता के आधार पर ही उन्हें भर्ती किया जाता था और सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। और कहा जाता है कि जैसे कुछ कहते हैं कि एक सैनिक को वेतन 234% उसका ईयरली था और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने वाले को 78% मिलते थे। सुल्तान ने सैनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार और बेईमानी से दूर रखने के लिए कई उपाय किए, कि जैसे सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने कि घोड़े जो उनको दागने की प्रथा चलाई थी, जिससे कि निरीक्षण के समय मरियल अथवा जो अड़ियल टट्टू जो होते थे उनको प्रस्तुत नहीं किया जा सके। इसके अलावा सुल्तान ने सैन्य मंत्री को आदेश दिया कि एक रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया नोट किया जाए, ताकि सैनिक जो उनको भी नहीं चेंज किया जाए, जो वेतन उठा रहे वही वाकई में काम करे। इसके अलावा सुल्तान ने सैनिक संगठन, साज सज्जा, हथियारों और अनुशासन पर पूरा ध्यान दिया। सैनिकों को कटार, धनुष बाण आदि से सुसज्जित किया जाता था। किले को नष्ट करने वाले यंत्र, मजनिक, अर्राद आदि की उत्तम व्यवस्था थी और किलों में सैनिक चौकियों और हथियारों के निर्माण पर अधिक बल दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने राज्य के भूमि प्रबंध में रुचि ली और उस क्षेत्र में उसने काफी अच्छे कार्य जो वो भी किए थे। इसके अलावा उसका आता है कि उसने राजस्व जो उसके सुधार के लिए क्या क्या किए थे, जिसमें भूमि अनुदान जो उनको समाप्त कर दिया था। सबसे पहले अलाउद्दीन ने राज्य के अधिकांश अमीरों, सरदारों, अधिकारियों और धर्माधिकारी व्यक्तियों से जागीरें छीन ली और उन जागीरों को उसने सीधे अपने अधिकार में ले लिया और इसके दो लाभ थे। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई और अमीरों की शक्ति घट गई और उसे नियंत्रित रखा गया। इसके अलावा राजस्व कर्मचारी जो उनके विशेष अधिकार जो उनको समाप्त कर दिया गया। अलाउद्दीन ने मुकद्दम, खुद, चौधरी आदि हिंदू राजस्व कर्मचारी को उन विशेष अधिकारों से वंचित कर दिया जिनका ये काफी लंबे समय से उपयोग कर रहे थे और सुल्तान ने आदेश दिया कि इन राजस्व कर्मचारियों से भी अन्य किसी तरह उपज का 50% भाग वसूल किया जाए और यही नहीं, उनकी समस्त सुविधाएं जो वो भी छीन ली गई। इसके अलावा भूमि का नाप करवाया गया कि अलाउद्दीन ने भूमि के वास्तविक माप के आधार पर राजस्व डिसाइड किया और उसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित कर दिया था। इसके अलावा राजस्व विभाग जो उसका भी पुनर्गठन किया कि राजस्व विभाग की कार्य कुशलता के लिए अनेक छोटे बड़े अफसर जो उनको नियुक्त किया गया। पटवारियों तथा निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए ताकि वे रिश्वत लेने का लालच नहीं कर सके। इस पर यदि कोई अफसर रिश्वत स्वीकार करने का अपराधी होता तो उसे बहुत ज्यादा दंड दिया जाता था। इस कारण राजस्व विभाग की नौकरी में लोग प्लेग की बीमारी से भी बुरा समझते थे। पढ़ने के अनुसार राजस्व विभाग के कर्मचारी जनता में बड़े अप्रिय यानी कि भ्रष्ट कहलाते थे।
कोई व्यक्ति अपनी बच्ची का विवाह भी उनके साथ में नहीं करना पसंद करता था। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी किए थे। इसके अलावा कुछ तो कहते हैं कि उसकी राजस्व नीति सही थी, कुछ कहते हैं जैसे कि क्या जाता है कि उसने जो टैक्स वसूल किए थे उसमें गैर मुसलमानों से जजिया भी वसूल किया जाता था, किंतु उनकी स्त्रियां, बच्चे, पागल व निर्बल व्यक्ति जजिया कर से मुक्त थे। इसके अलावा लूटपाट के रूप में प्राप्त धन का 5वां भाग खम्स कहलाता था। शेष बचा हुआ बांट दिया जाता था और जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक करता जो कि संपत्ति का 40% हुआ करता था, वह केवल धार्मिक कार्यों पर ही लगाया जाता था। तो इस प्रकार से ये आपकी राजस्व व्यवस्था जो है रही थी।